नमस्कार। और खाने के तेलों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। मलेशिया में पाम तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं और भाव 4 हफ्ते के नीचे पहुंच गए हैं। भारतीय बाजार यहां पर काफी हद तक इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सवाल हमारा ये है कि क्या ये जो गिरते भाव हैं इसका फायदा आपको एज अ कंज्यूमर मिल रहा है? जवाब है शायद नहीं। क्या कारण है इसके पीछे? आज CNBC आवाज की इस मुहिम में इन जैसे कई सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एशियन पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। अतुल जी नमस्कार। सबसे पहले तो प्राइसेस पर ही आपका व्यू जानना चाहेंगे, जहां पर हाई से हमने अच्छी खासी गिरावट खाने के तेलों में आते हुए देखी है। पाम तेल की अगर बात करें तो 4 हफ्ते के लोज पर यहां पर भी प्राइसेस हैं। यहां पे इन करंट प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं? यहां से आगे क्या किस तरह का व्यू है? निश्चित जी, आपको शायद ध्यान होगा सॉरी, मार्च में हम लोग जब वहां से मलेशिया से लौट के आए थे तो मलेशिया में बहुत सारे एनालिस्टों ने बड़ी बुलिश पिक्चर पेंट की थी। और आपके साथ इंटरव्यू में मैंने कहा तो मेरे को नहीं लगता कि ये बाजार ज्यादा टिक पाएंगे ऊपर के लेवल पे, क्योंकि सब जगह भरा हुआ है और प्रोडक्शन की कोई कहीं कमी दिखाई नहीं देती है। मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि जो पाम है ना, वो आज भी इस लेवल से भी पाम को गिरने की काफी जगह है। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप पाम के वैल्यूज देखें तो हिंदुस्तान पहुंच के, यानी कि CNF के बेसिस पे सोया और सनफ्लावर से कहीं ऊंचे हैं। ये एक अतिशयोक्ति है। इट इज समथिंग विच वी हैव नॉट सीन। तो पाम को क्या है, इंडोनेशिया ने थोड़ा एक्सपोर्ट को रेगुलेट किया हुआ था उनके यहाँ रमजान के कारण। अब वो रमजान का पीरियड तो हो गया खत्म, तो अल्टीमेटली उनके यहाँ तेलों का भरावा चालू हो गया है। तो पाम हैज अ बिगर पोटेंशियल टू कम डाउन, ये हम लोगों का मानना है। और क्या परसेंटेज पॉइंट से आपको लगता है कि भाव और गिर सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि रमजान खत्म हो चुका है, गर्मियों में वैसे ही खाने के तेलों की इतनी डिमांड नहीं निकलती। देखिए, CPO आज की तारीख में रफली 1020 के आसपास है CNF इंडिया, और सोया और सनफ्लावर है $980 CNF इंडिया के आसपास। मेरा ये मानना है कि अगर पाम ऑयल 70-80 और डॉलर नीचे गिर जाए तो मुझे कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब नहीं होगा इस लेवल से। अतुल जी, और एक और बड़ा सवाल जो हम एक और बड़ा सवाल जो हम यहाँ पर CNBC आवाज पे आज से पूछ रहे हैं अपने एक्सपर्ट से, वो ये कि जहां होलसेल में इंटरनेशनल मार्केट्स में लैंडेड कॉस्ट भी यहां पर गिरती हुई नजर आई है, उसके बावजूद भी जो प्राइस हम देखते हैं और जो कंज्यूमर को मिलता है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। खाने के तेलों की अगर बात करें तो ये सारा का सारा अभी भी पास ऑन नहीं हुआ है। हमें याद है, हम आपसे बात भी कर रहे थे कि सरकार की ये कोशिश रही है कि ये कंपनीज पास ऑन करें, लेकिन जो प्राइसेस की हम ऑन एयर बात करते हैं और जो प्राइसेस हम एज अ कंज्यूमर पे करते हैं उसमें अभी भी बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, मैं पहले एक और बात साथ शेयर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इतनी बढ़िया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब प्राइसेस इतने डाउन हैं और अपने यहाँ की खुद की मस्टर्ड की क्रॉप भी बेइंतहा बढ़िया है, तो इंपोर्ट ड्यूटीज पे जो प्रैक्टिकली जीरो रखी हुई हैं और जरूरत से ज्यादा हम लोगों ने अपने अर्बन कंज्यूमर को पैम्पर किया हुआ है, तो आई थिंक इट इज हाई टाइम कि ये ड्यूटी की तरफ थोड़ी गवर्नमेंट तवज्जो दे और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए। सेकेंडली, आपका जो पॉइंट है ना, वो कि MRP और होलसेल प्राइसेस में जो डिफरेंस है वो क्यों है। एक चीज आप ये समझिए कि जो लीड टाइम होता है होलसेल में तो प्राइसेस इमीडिएटली गिरते हैं, बट बाय द टाइम द गुड्स रीच द कंज्यूमर और द रिटेल ट्रेड, उसमें मिनिमम से 2 से 3 हफ्ते का टाइम लैग होता है। तो मैं समझता हूँ ये कारण है कि आपको बाजार में हो सकता है जो डिलीवरीज आज से 1 महीने 1.5 महीने पहले हुई हों वो अभी मार्केट में हों, और इससे MRP में और इसमें डिफरेंस है। एक चीज और मैं शेयर करूंगा, बहुत साल पहले, यानी कि मेरे ख्याल से 2 दशक पहले, 2 या 2.5 दशक पहले, कंपनीज वर परमिटेड कि गुड्स आपकी फैक्ट्री से बाहर चले जाए, उसके बावजूद भी आप उसमें अगर प्राइस बदलते हैं तो यू कैन पुट अ स्टिकर एंड चेंज द प्राइस। बट उस जमाने में कुछ एक्साइज वगैरह लगती थी, उसके चलते गवर्नमेंट ने ये इम्पोज कर दिया कि फैक्ट्री के अंदर ही MRP प्रिंट होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी टेम्पर्ड विद आउटसाइड द फैक्ट्री। तो एज अ मैटर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन लोग क्या करते हैं कि MRP को थोड़ा हाई रखते हैं और एक्चुअल प्राइसेस जो है जो कंपनीज को मिलते हैं वो कहीं ज्यादा नीचे होते हैं। इसीलिए आप देखिए
मोस्ट ऑफ जो मॉडर्न फॉर्मेट स्टोर्स हैं जी उसमें जैसे होता है ना एमआरपी से इतने परसेंट नीचे, इतने परसेंट नीचे, वो एक्चुअली द रियल प्राइस इज व्हाट दे आर एक्चुअली सेलिंग इट। ओके अतुल जी, यूजुअली एज अ प्रैक्टिस होलसेल और एमआरपी में कितना फर्क होता है या होना चाहिए? इज देयर अ कैलकुलेशन? नहीं, जो कैलकुलेशन है आप ऑन अ डे टू डे बेसिस तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो रिटेल ट्रेड में है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफी बड़ा होता है, तो वो चैनल भी बहुत बड़ा होता है। तो जो आज हम लोग मान लीजिए फैक्ट्री से माल निकाल रहे हैं, तो बाय द टाइम इट रीचेस द कंज्यूमर हो सकता है उसको 2 या 3 हफ्ते भी हो जाएं। जी तो इस बीच में होलसेल मार्केट्स तो रिएक्ट करती रहती है ऑन अ डे टू डे बेसिस और विद इन द डे इटसेल्फ। पर जस्ट फॉर अ सेंस अतुल जी, 5%, 10-15%, 15%, किसी किसी कमोडिटी में 20-25% तक का भी यहाँ पर फर्क देखा गया है। कोई एक फेयर वैल्यू तो होगी जिसका हम एक डिफरेंस, एक कैलकुलेशन कर सकते हैं? इसके ऊपर कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे आज बाजार गिरे मान लीजिए, तो इसका रिएक्शन इन दी रिटेल ट्रेड जहाँ पे ये पैक्ड कमोडिटीज बिकती हैं, ये आपको दिखाई देगा 2-3 हफ्ते के बाद। तो इमीडिएट तो उसका रिएक्शन नहीं दिखाई देगा। अतुल जी, मैं केस सिनेरियो वो बोल रही हूँ कि अगर होलसेल प्राइस 100 रुपए का है और मान लीजिए अगले 2 हफ्ते तक चेंज नहीं होते हैं प्राइसेस, तो भी रिटेल क्या होना चाहिए? 115, 120, 150? 10% से 12% इज दी रफ, या यूं पर समझ लीजिए 15% बिटवीन होलसेल एंड रिटेल ये प्राइस डिफरेंस रहता है, बिकॉज उसमें होलसेलर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन एंड फिर लॉकिंग इन ऑफ द फंड्स, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो मिनिमम 15% का फर्क होता है। प्लस जो पैकिंग की कॉस्ट है लूज और इसमें, वो भी 7-8% मिनिमम पैकिंग कॉस्ट होती है, तो उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। तो 15 से 20% मैं समझता हूँ प्राइस डिफरेंस रहेगा बिटवीन होलसेल, लूज एंड पैक्ड गुड्स। 20% तो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि पैकिंग कॉस्ट इटसेल्फ इज अबाउट 8 से 9%। ओके, ऑलराइट अतुल जी, बहुत शुक्रिया। वी आर कंपेयरिंग लूज विद पैक्ड, वो भी एक फर्क है ना। हाँ जी, जी हाँ। लूज जी हाँ, काफी सारी चीजें हैं जो समझने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि होलसेल जो आप ऑन एयर दिखाते हैं और जिसमें हम माल खरीदते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो काफी सारी कमोडिटीज हैं जिनके ऊपर आगे चलकर ऑफकोर्स हम CNBC आवाज पर बात करते रहेंगे। ये शुरुआत हमने ऑफकोर्स अतुल जी के साथ यहाँ पर की है और समझने की कोशिश भी की है कि क्या चेंजेस हैं, क्या कुछ मद्देनजर रखें और क्या कुछ आपको यहाँ पर ऑन योर रडार भी रखना चाहिए। अतुल जी, ऑफकोर्स आपसे दोबारा इसके ऊपर बात भी होगी। तो ये तो ऑफकोर्स पाम तेल की बात हुई और जो डिफरेंस है होलसेल और रिटेल में उस पर भी हमने यहाँ पर चर्चा की। प्राइसेस की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं और कुछ एक कमोडिटीज जो कि हमारे रडार पर आज हैं। एक तो गुआर है। अजय, यहाँ पर क्या व्यू है? क्योंकि काफी रेंज बाउंड ट्रेंड है, इवन एज मॉनसून की कंसर्न्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा उस पर तवज्जो यहाँ पर गुआर में नहीं दिखी। बिल्कुल मंजू जी, अगर हम देखें तो पिछले 3 महीने से गवार एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे थे 5500 से 5850 के बीच में ट्रेड कर रहा था। चाहे हम एलिनो का ट्रिगर की बात करें, चाहे सेल प्रोडक्शन है जो बताया जा रहा है मई में एक रिकॉर्ड हाई पे आ जाएगा, इसका भी कोई असर आता हुआ दिखाई नहीं। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी कम है, बट ये माना जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट वापस कंसिस्टेंट है अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो उसका एक सेंटिमेंट नेगेटिव बोल सकते हैं, बिकॉज हमने देखा कि सेल प्रोडक्शन में अभी तक उनकी कोई रुचि नहीं रही है। बट टाइम में मुझे लगता है टेक्निकली मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। नो डाउट 5350 तक का एक सपोर्ट आता हुआ जरूर दिखाई देगा, बट पॉजिटिविटी एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रही, मई में जरूर दिखा सकती है। तो गवार गम में मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है। और जीरे में क्या लगता है अजय, यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बुलिशनेस थी वो अब थोड़ी सी ट्रिम होती हुई नजर आई है? देखिए, जीरे में भी हमने जो एक रैली देखी थी उसका बेस था कि यील्ड में ड्रॉप है, वेदर कंसर्न्स है, डिमांड ओपन अप है, चाइना अगला हफ्ता छुट्टी पे है, तो हायर लेवल पे कोई बायर नहीं है। नो डाउट प्राइसेस 40,000 के नीचे भी नहीं जा पा रहे, ना ही 42 के ऊपर जा पा रहे, बट करंट लेवल से मुझे लगता है थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। टेक्निकली भी ओवरबॉट है मार्केट, एंड सेकेंडली एक करेक्शन 38,000 तक का लेवल लग रहा है, क्योंकि चाइना के एब्सेंस में बाइंग नहीं आती तो एक प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। तो थोड़ा कॉशियस रहकर जीरे में वेट करना चाहिए। जी हाँ, चाइना का गोल्डन वीक है अगले हफ्ते और चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो उसका असर हम काफी कमोडिटीज पे आता हुआ देखेंगे। लेकिन इसी के साथ बहुत शुक्रिया अजय आपका भी साथ जोड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो इक्विटी मार्केट्स पर करेंगे फोकस।